नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है दोस्तों, हमें किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें से मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक। उदाहरणतया चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालन छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। मक्खन को दही से मंथन द्वारा अलग पृथक किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों, निष्पावन यह वह विधि है जिससे गेहूं के दाने को भूसे से उनकी घनता के आधार पर वायु द्वारा अलग किया जाता है। अनाज से भूसा पृथक करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। निष्पावन करते समय भूसे के हल्के कण में पवन में उड़कर दूर गिरते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निकट एक ढेर बना लेते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? हस्त चयन की विधि का उपयोग करके हम गेहूं, चावल तथा दालों से बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को अलग कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छानने से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? इसका उत्तर है दोस्तों, छालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की एक विधि है जिससे एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण को छन्नी में ही रह जाता है। इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पहला दोस्तों, इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है, और दूसरा चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आटे और चीनी के मिश्रण में से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो यह आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर है दोस्तों, हाँ, आटे और चीनी के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आटे और चीनी के मिश्रण को चालन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसका उत्तर दोस्तों, पंकिल जल के एक नमूने को गिलास में लीजिए। इसको आधा घंटा बिना हिलाए पड़ा रहने दे। थोड़ी देर बाद गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है। क्योंकि मिट्टी के कण भारी होते हैं, आप जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। उस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इस प्रक्रम को निस्तारण कहते हैं। यदि गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है, तब इसका निस्यंदन करो। निस्यंदन करने के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करके पंकिल जल को शुद्ध करिए। जल में अशुद्धियां फिल्टर पेपर पर रह जाएगी। इस प्रकार पंकिल जल स्वच्छ हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक।
खा में दोस्तों किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया नियंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली पर बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इससे उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, सत्य अथवा असत्य। दूध और जल के मिश्रण को नियंत्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है, यह असत्य है दोस्तों। ठीक। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यह भी असत्य है दोस्तों। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण नियंत्रण द्वारा किया जा सकता है, यह सत्य है दोस्तों। ठीक। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है, यह भी असत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजवी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजवी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? इसका उत्तर है दोस्तों, शिकंजवी बनाते समय चीनी पहले घोली जाती है और बर्फ बाद में डाली जाती है, क्योंकि यदि बर्फ डालने के बाद चीनी डालेंगे तो शिकंजवी ठंडी हो जाएगी, जिससे कम तापमान होने के कारण चीनी नहीं घुल पाएगी। इसलिए शिकंजवी बनाते समय चीनी पहले घोलनी चाहिए और बर्फ बाद में डालनी चाहिए। अब दोस्तों इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। हस्त चयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, द्रव तथा उसमें अम्लीय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। अब दोस्तों इस पाठ के प्रमुख शब्द देख लेते हैं। मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, श्रेसिंग और निष्पावन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए तो प्लीज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।